हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का हमसफर जगजोत सर और दोबारा आप लोगों के सामने यहां हाजिर हूं आपकी सेवा में और आपको पढ़ाने के लिए। डेफिनेटली आप लोगों का आज मैं वन शॉट में लेने वाला हूं ऑल्टरनेटिंग करंट। मेरी कोशिश रहेगी कम से कम टाइम में मैं सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर लूं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं आप लोगों के। यस डेफिनेटली हम नीट को टारगेट कर रहे हैं 2023, उसके लिए ये सेशन रखा गया है। वन शॉट में मैं कोशिश करूंगा सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। सो आप लोगों के लिए क्या जरूरी है ऐसे केस में, आप लोगों के लिए जरूरी है अपनी नोटबुक को ओपन करना और सारे फॉर्मूलाज को लिखते जाना। इससे आप लोगों को एक अच्छा रिकैप मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज है जो आपको अभी तक याद है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो आप भूल गए हो, है ना। होता है कई बार ऐसा, बिल्कुल होता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं फिर याद आता है, अरे भैया ये तो भूल ही गए थे हम। होता है ना, बिल्कुल सभी के साथ होता है। जितना मर्जी पढ़ लो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ये जो दिमाग है ना उससे इरेज हो ही जाता है। तो एक बार उसको रिकैप्चुलेट करेंगे मेरे साथ इस लेक्चर में। सो तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं तो तैयार हूं, आप लोग तैयार है ना। चालू करते हैं डिस्कशन करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं चर्चा स्टार्ट करूंगा एवरेज पोटेंशियल एंड करंट से। भाई देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोगों को कुछ करंट या वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये चैप्टर ही ऑल्टरनेटिंग करंट है, या मेरा करंट टाइम के साथ बदल सकता है, वोल्टेज हमारी वक्त के साथ बदल सकती है। तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? कोई भी फंक्शन हो बच्चे, मान लो कोई फंक्शन ले रहा हूं मैं एफ का मतलब है कोई फंक्शन जो टाइम पे डिपेंड करता है। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज लेना है या फिर मीन निकालना है तो उस फंक्शन को छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये तरीका होता है किसी भी फंक्शन का एवरेज लेने का। तो जो मैंने यहां फंक्शन लिखा था एफ टी, इससे उसका एवरेज आ जाएगा। एवरेज के लिए मैं ये वाला साइन यूज कर लिया करूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, इससे हम किसी भी फंक्शन का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब भाई इस चैप्टर में हमें एवरेज किसका निकालना है? डेफिनेटली आप कहोगे सर यहां तो एवरेज निकालना है हमें करंट का या वोल्टेज का। तो जो फॉर्मूला मैं करंट के लिए डालूंगा वही एवरेज वोल्टेज के लिए भी चलेगा। तो अपने को बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं करंट के लिए सारी एवरेज निकाल के दिखाता हूं, वोल्टेज के लिए आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां क्या है, अगर हम सबसे पहले ध्यान से देखें एवरेज का फॉर्मूला, इसका मतलब अगर मान लो हम करंट का एवरेज ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? जो हमारा करंट है इसके एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? हम क्या करेंगे, जो भी हमें करंट दिया होगा उसको लिख दिया मैंने आई, ये टाइम पे डिपेंड करेगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे छोटे से टाइम dt और डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम पीरियड। तो जब भी हम एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें टाइम पीरियड याद रखना है। अपने सवाल में हमें देगा कि कितनी देर के लिए हमें एवरेज निकालना है, वो बोलेगा कंप्लीट साइकिल या हाफ साइकिल, ऐसा वो जरूर मेंशन करेगा। तो बड़े ध्यान से देखना। तो बिल्कुल करंट का एवरेज निकालने का तरीका ये, अगर आपसे वोल्टेज बोले तो जहां जहां आई लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे? वी लिख देंगे। अब इसको प्रोसीड करने के लिए कुछ और फॉर्मूला ऐसे हैं जो हम लोगों को डायरेक्टली याद हो तो सवाल जल्दी हो जाता है। वो क्या है? हमें कुछ एवरेज वैल्यू याद रखनी है। सबसे पहले हम एक वन साइकिल, कंप्लीट साइकिल की बात करें, यानी कि मैं टाइम पीरियड ले लेता हूं 2 पाई बाय ओमेगा। एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं जहां मैं टाइम पीरियड ले रहा हूं 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सबसे पहले साइन ओमेगा टी की बात कर रहा हूं। साइन ओमेगा टी एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। अगर इसका एवरेज पूछे पूरी साइकिल के लिए, इसका मतलब है ये कंप्लीट साइकिल है बच्चे। इसका जो टाइम पीरियड होगा, ओमेगा टी को 2 पाई डालेंगे तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा आएगा। अगर आप कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 0। ये अपने को याद होना चाहिए। इवन साइन की जगह अगर मैं यहाँ कॉस ओमेगा टी भी देखूं तो एक पूरी साइकिल में जो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि साइन और कॉस जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा और एक कंप्लीट साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0। इसके साथ आप ये भी याद रखना, इसको आप एरिया अंडर कर्व भी कह सकते हो। जो यहां हमने न्यूमरेटर में लिखा है ना, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, इसको हम एरिया भी कह सकते हैं। ये जो चीज है इसको हम एरिया अंडर ग्राफ भी कह सकते हैं, याद रखना, ठीक है। सो यहां तक ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है भाई यहां? इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि चलो अब हम लोगों ने साइन और कॉस की एक कंप्लीट साइकिल के लिए कह दी। आप बोलो कि सर अगर साइकिल पूरी ना हो, यानी कि मान लो हाफ साइकिल हो, है ना। अब हाफ साइकिल का क्या मतलब है? हाफ साइकिल का मतलब पूरी साइकिल में टाइम पीरियड था 2 पाई बाय ओमेगा, हाफ साइकिल में मैं कितना कर दूं? पाई बाय ओमेगा। मतलब हाफ साइकिल के लिए अब क्या कर रहा हूं मैं? इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं भाई। तो अगर आप लोगों को साइन और कॉस की हाफ साइकिल की बात करी जाए, साइन ओमेगा टी, और ये हाफ साइकिल के लिए एवरेज है, ये पूरी साइकिल के लिए एवरेज नहीं है, हाफ साइकिल के लिए। कहने का मतलब है अब यहां इंटीग्रेशन अब 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक कर रहे होगे, और जो नीचे टाइम है वो भी आप रख रहे होगे पाई बाय ओमेगा, और यहां से आप कर रहे होगे साइन ओमेगा टी डी टी। ये हाफ साइकिल के लिए।
यहां जो मैंने किया था ये पूरी साइकिल के लिए था। इसकी हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू आती है साइन ओमेगा टी की, अगर हम ध्यान से देखें, ये आती है 2 डिवाइडेड बाय पाई, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय पाई, तो यहां मुझे डिवाइडेड में लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा 2 डिवाइडेड बाय पाई। और यही एवरेज वैल्यू आपकी cos ओमेगा टी की भी आएगी हाफ साइकिल के लिए, cos ओमेगा टी की भी वैल्यू सेम आएगी हाफ साइकिल के लिए। सो बिल्कुल इसको भी हम अच्छे से याद कर लें कि साइन ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, ये दो फंक्शन है जिनकी एवरेज वैल्यू अगर मैं निकालूंगा हाफ साइकिल के लिए तो वो कितनी निकल के आएगी, बोलो कितनी निकल के आएगी, 2 बाय पाई। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ध्यान से देखूं, आपको और दो फंक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा यहां जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए जानने के लिए, वो है कि अगर हम लोग क्या करें, हम अपना टाइम पीरियड तो रखें पूरा कंप्लीट साइकिल, बट अब फंक्शन बदल दें। मान लो मैं साइन थीटा की बात नहीं कर रहा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करो। अब साइन ओमेगा टी की जगह साइन स्क्वायर है, इसकी एवरेज पूछूं कंप्लीट साइकिल के लिए, पहले तो इतना समझना पड़ेगा साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड कितना था, बोलो 2 पाई बाय ओमेगा, पर इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है पाई बाय ओमेगा। ठीक है, कितना होगा, पाई बाय ओमेगा सॉरी, अगर आप पाई बाय ओमेगा के लिए करो या 2 पाई बाय ओमेगा के लिए लो, अगर पाई बाय ओमेगा की बात कर रहे हो तो एक साइकिल हो जाएगी और 2 पाई बाय ओमेगा में इसकी 2 साइकिल हो जाएंगी, क्योंकि यहां स्क्वायर लगा है, इसका टाइम पीरियड आधा हो जाता है। बट अगर आप इसकी कंप्लीट टाइम पीरियड या 2 साइकिल की भी बात करो, 1 साइकिल या 2 कंप्लीट साइकिल की बात करो, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बोलो इसकी एवरेज वैल्यू आती है 1/2। मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए 1/2 है, तो 2 कंप्लीट साइकिल के लिए भी 1/2 है, 3 कंप्लीट साइकिल की बात करो तो भी, यानी n नंबर ऑफ इंटीजर नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स की बात करोगे तो आप बोल सकते हो वो 1/2 आएगी। तो सेम चीज हमारे लिए होती है cos स्क्वायर ओमेगा टी की, इसकी भी अगर आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो हमारी कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, बोलो 1/2। तो हम इसको याद रखेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे। अब बात आती है सर इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लो बच्चों आप लोगों को यहां जो भी सवाल दिया जाता है, जनरली जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है वो हमेशा आप लोगों को इस तरीके से दिया जाता है, जैसे करंट आपको दे दे I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपसे बोले एवरेज करंट क्या निकालो, तो आप कहोगे सर ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बट आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आई नॉट को तो ऐसे ही लिख दो, बट साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे आप बोलोगे साइन ओमेगा टी 0 होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, फुल साइकिल में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पूरी साइकिल में इसकी जो एवरेज वैल्यू आ जाएगी करंट की 0 आ जाएगी। ठीक है ना। बट अगर मैं बोलूं करंट की स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालो, अब करंट का स्क्वायर करके उसकी एवरेज वैल्यू निकालो तो माहौल बदल जाएगा। अब करंट का स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, और अब आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी की क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की अगर आप एवरेज वैल्यू लोगे तो हाफ आएगी, तो यहां से आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो मैंने यहां फॉर्मूला यूज किए हैं आप लोगों के मदद में आ सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो बिल्कुल इसको अंडर ब्रैकेट कर लेंगे, हम इसको अच्छे से हाईलाइट कर देंगे कि ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा मैंने माइंड मैप बनाया है ये एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों के इस्तेमाल में आएगा, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने एवरेज सीखा, अब हमें पूछा जाता है रूट मीन स्क्वायर के बारे में। ठीक है ना, यहां हम इसको आरएमएस भी बोलते हैं, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो हम इसको आरएमएस भी बोलते हैं। आर इसका ले लेते हैं, एम इसका ले लेते हैं और एस इसका ले लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर की अगर हम बात करें। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो यहां लिखा तो रूट मीन स्क्वायर होता है, बट अगर आप सबसे पहले यहां देखो, हमें सबसे पहले स्क्वायर करना होता है किसी भी फंक्शन का, उसके बाद क्या करना होता है, सेकंड स्टेप होता है उसका मीन लेना, और मीन का मतलब एवरेज, मीन लो या फिर क्या बोलो आप उसका एवरेज। फिर सेकंड स्टेप होता है एवरेज लेना, और थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, रूट लेते हो। थर्ड स्टेप में क्या करते हो, रूट लेते हो। तो ये सीक्वेंस याद रखना कि लिखा होता है आरएमएस, कि लगता है देखने में पहले रूट लेना होगा, फिर मीन करना होगा, फिर स्क्वायर, पर करना उल्टा होता है। और यहां से हमें अब डायरेक्ट याद रखना है करंट वगैरह की आरएमएस वैल्यू आप डिराइव भी कर सकते हो, बट अगर आपको मैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दे दूं और मैं बोलूं आपसे कि आईआरएमएस कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं आईआरएमएस कितना है, तो आपका जवाब कितना होगा, आप सिंपली कह दोगे सर आईआरएमएस की वैल्यू हम लोग याद रख सकते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2। तो जो भी मैंने पीछे स्टेप्स बताए थे उन्हीं से आ जाएगा, पहले मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, फिर इसका मीन ले लूंगा, फिर रूट ले लूंगा, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। यहां से आप आईआरएमएस देख सकते हैं, ये है। बाय द वे यहां जो मैं आई नॉट लिखता हूं इसको हम बोलते हैं पीक करंट। आई नॉट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा करंट यही होता है, इसको हम बोलते हैं पीक करंट। और सिग्निफिकेंस क्या है रूट मीन स्क्वायर का, आप सोच रहे होगे सर आईआरएमएस का सिग्निफिकेंस क्या है।
IRMS जो होता है इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ डीसी सर्किट नहीं है। डीसी का मतलब हम यहाँ करंट कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, यहाँ करंट वक्त के साथ बदल रहा है। तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि अगर एसी सर्किट में अगर हमें कुछ एवरेज टाइप ऑफ करंट लेना है तो हम एवरेज करंट को ना चूज करके इसको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जितना पावर जितना हीट आपका कांस्टेंट करंट देता है उतना ही एसी सर्किट में आईआरएमएस देता है, ठीक है ना। सो आप कह सकते हो इसका इंपॉर्टेंस है, इसको रूट मीन स्क्वायर करंट हम लोग बोलेंगे। और इसके अलावा अगर आपसे कभी वीआरएमएस पूछ ले, अगर आपसे वीआरएमएस पूछ ले तो आप सिंपली वी नॉट बाय रूट 2 बोल सकते हो, और यहां भी वी नॉट को आप पीक ईएमएफ या पीक वोल्टेज बोलोगे, मैक्सिमम। पीक का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज या फिर मैक्सिमम ईएमएफ। और आप लोग जानते हो जो हमारे घर पे अप्लायंसेस पे लिखा होता है 220 वोल्ट, वो वीआरएमएस होता है, ना कि वी नॉट। तो हमारे अप्लायंसेस की भी अगर हमारे बात करूं, घरों पे जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं उस पे जो वोल्टेज लिखी होती है 220, जनरली आप देखोगे एक रेंज लिखी होती है। मान लो 220 सवाल में कभी भी दे दे, इस सवाल में जो भी आपके एसी के सवाल आते हैं वहां आपको बोले कि जो आपने सप्लाई दी है वो ऑल्टरनेटिंग है ना, और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई 220 की है, तो वहां आपको 220 वोल्ट वीआरएमएस गिवन होता है। ये बहुत जरूरी हम लोगों को याद रखना है कि ये वीआरएमएस होता है, जो रेटेड वोल्टेज पावर में जो भी हमें वोल्टेज दे रखी होती है वो वीआरएमएस होती है। तो इतना याद रखना, जो आपकी पीक वैल्यू है वो ज्यादा होती है वीआरएमएस से, तभी तो उसको पीक भी कहते हैं, है ना, इसलिए हम कहते हैं। तो यहां से अगर आप अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो ये 314 311 के आसपास, 311 के आसपास आप इसको देख सकते हो 220 के हिसाब से, 220 के हिसाब से। सो डेफिनेटली यहां कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं आरएमएस से, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर से। सिग्निफिकेंस में मैंने बता दिया यहां इसका क्या होता है, ठीक है ना। डीसी सर्किट में पावर जैसे आप लिखते थे, डीसी सर्किट में, डीसी में मतलब जब बैटरी लगाते थे तो आप लिखते थे जो भी करंट है मल्टीप्लाई बाय आर। तो यहां से आप एसी में सिंपली क्या लिख सकते हो? आईआरएमएस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये इसका बेनिफिट हो जाएगा कि यहां करंट बदल रहा है तो आप कौन सा करंट चूज कर सकते हो? आईआरएमएस को चूज कर सकते हो। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें सर्किट्स की बात करें, यहां से मेजर चैप्टर चालू होता है आपका, जहां आप डिफरेंट तरीके के सर्किट्स पढ़ते हो। एक एक करके पर सारे सर्किट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सर्किट पे, जिसको हम बोलेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि यहां मैं एक रेजिस्टर बनाऊंगा और इस रेजिस्टर के साथ क्या कनेक्ट कर दूंगा? एक सप्लाई। तो ये मेरी एसी सप्लाई है ना, ये कैसी सप्लाई है? मेरी एसी वाली सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, और इसको हम बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यहां सिर्फ रेजिस्टर लगा है इसलिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलते हो आप इसको, ठीक है ना। ये पहला सर्किट हो गया अपना। यहां हमें क्या क्या याद रखना है? यहां हमें याद रखना है जो मेरा पीक वोल्टेज है वी नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं पीक करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आई नॉट निकालना है तो आप वी नॉट डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हो। जहां जहां नॉट लगा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इवन आप ये भी लिख सकते हो VRMS इज इक्वल्स टू IRMS इंटू आर। और आप लोगों को यहां याद रखना है वोल्टेज जो वक्त के साथ बदल रही है उसको भी आप लिख सकते हो I इंटू आर। तो आप सब कुछ लिख सकते हो, या फिर I को आप V बाय आर लिख सकते हो। और आप यहां लिख सकते हो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, यानी कि डेल्टा फाई इज 0। यहां कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, नो फेज डिफरेंस, ये हम लोगों को याद रखना है। यहां कोई भी आपका फेज डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना, सबसे जरूरी बात। तो सर्किट में सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो यही वाला सर्किट डिस्कस किया है, और इस सर्किट का नाम है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख सकते हो, ये अपना प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है ना, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद जो दूसरा सर्किट हम लोगों को याद रखना है, अपना जो दूसरा सर्किट आ रहा है वो आ रहा है प्योर कैपेसिटर वाला सर्किट, यानी कि अब हम बोलेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो अब सिर्फ यहां कैपेसिटर लगाएंगे, तो ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा। तो आप यहां अपना कैपेसिटर लगा दोगे अपनी सप्लाई के साथ। तो आपने कहा ये अपनी एसी सप्लाई और इसके साथ कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटेंस C हो गया, ये अपनी सप्लाई हो गई। जो भी सप्लाई है आपके पास, मान लो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, ये अपनी कुछ सप्लाई है, ठीक है ना। यहां कोई फेज डिफरेंस नहीं था। अगर आप यहां वोल्टेज को V नॉट साइन ओमेगा टी लिख देते तो आपका जो करंट है वो आ जाता सिंपली I नॉट साइन ओमेगा टी, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, कोई फेज का अंतर नहीं है। बट अगर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट का चर्चा करें, इसके बारे में बात करें, यहां सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा एक XC, जिसको आप लिखते हो 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा जो हमारे सर्किट में फ्रीक्वेंसी है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरा XC।
इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका जो नाम है वो है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसको हम लोगों ने बोला अपना XC। आया समझ में अच्छी तरीके से, ये हमारा XC हो गया। अब अगर हम आगे की चर्चा करें, हम आगे की बात करें, तो ठीक है, यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम I0 को लिख सकते हैं V0 डिवाइडेड बाई XC। IRMS को भी हम लोग लिख सकते हैं VRMS डिवाइडेड बाई XC। XC की जो यूनिट है वो बिल्कुल वही है जैसे कि रेजिस्टेंस की होती थी। अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे XC की, तो इसकी यूनिट ओम होगी जैसे कि रेजिस्टेंस की होती थी, ठीक है। और अगर आप देखो ध्यान से, पर यहां से हम I को ये नहीं लिख सकते V डिवाइडेड बाई XC, ये गलत है। अगर आप लिख रहे हो तो गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि यहां I और V का फेस सेम नहीं होता। यहां आप कह सकते हो जो करंट है वो लीड करता है, यहां करंट लीड करता है, करंट लीड्स वोल्टेज, ठीक है ना, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, और आप लिख सकते हो 90 डिग्री। तो करंट वोल्टेज को लीड करता है पाई बाय 2 से, या फिर आप कह सकते हो 90 डिग्री से, ये इसके आगे होता है, ठीक है ना। सो अगर आप ध्यान से देखो, यहां अगर मैं लिख दूं, आपको पता है वोल्टेज आपकी थी V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, है ना, ये हमारा वोल्टेज था। तो जो करंट होगा वो लिख सकते हो I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो जो भी फेज आपका वोल्टेज का है, करंट उससे 90 डिग्री आगे होगा। इसका फेज मतलब ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो करंट यहां जीत जाता है। और अगर आप यहां से फेजर बनाओगे तो आप बना सकते हो, मान लो ये अगर आपका करंट है तो वोल्टेज आपकी लैग करेगी, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज पीछे होगी। 90 डिग्री का मतलब है ये पीछे है, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। तो ये जो भी आपने चीजें बनाई हैं, दिस इज फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। जो भी मैंने यहां चर्चा की है प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में अच्छे से चर्चा की है, डिस्कशन किया है। अब बचता है क्या हमारा, अब प्योर इंडक्टर को भी लगाते हैं, फिर इनके कॉम्बिनेशन को चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सो अब हम बात करेंगे प्योर हमारा इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट की चर्चा करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अपना प्योर इंडक्टर को देखता हूं, सिर्फ इंडक्टर लगाऊंगा, तो इसको बोलेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। और प्योर इंडक्टिव में हमें याद रखना है, अब हमारे सर्किट में क्या होगा, सिर्फ एक कॉइल है ना, एक कॉइल जिसका इंडक्टेंस आप लिख सकते हो L, और अपना ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। इस तरीके से अपनी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई हमने लगा दी, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो, यहां XC की जगह आ जाएगा XL, जिसको लिखते हो ओमेगा इंटू L। और अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जैसे ऊपर पढ़ा था आपने, ओम होगी। और हम लोगों को क्या याद रखना है, यहां से I0 को V0 डिवाइडेड बाई XL, या फिर हम IRMS को भी लिख सकते हैं V0 डिवाइडेड बाई XL। ये हमारा IRMS हो जाएगा, जो हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाई XL। पर यहां पे वोल्टेज लीड करती है, यहां वोल्टेज आगे निकल जाती है। यहां अगर आप V को देख रहे हो तो आप लिख सकते हो V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो करंट हमारा होगा I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। तो यहां जो जीत जाता है वो वोल्टेज है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती है। तो अगर आप यहां से फेजर बनाओगे तो आप लिख सकते हो यहां I0 और ऊपर लिख दोगे V0। तो यहां से आप देख सकते हो V0 एंटी क्लॉकवाइज आ गया, यानी कि ये आगे है और करंट पीछे है। तो यहां फेजर में भी ये चीज नजर आ रही है। और आप लोगों को याद रखना है, यहां आप I को V बाई XL नहीं लिख सकते। ये तभी लिख सकते हैं, करंट एट एनी टाइम, वोल्टेज एट एनी टाइम, ये रिलेशन तभी हो सकता है जब फेज सेम हो। ये सिर्फ रेजिस्टर में होता है, पर ना तो कैपेसिटर में होता है, ना इंडक्टर में होता है, ना ही किसी के कॉम्बिनेशन में ये कभी आपको नजर आता है। तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये अपना चर्चा हो गया सर्किट का। मैंने यहां 3 मेजर सर्किट डिस्कस किए, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव। अब मैं क्या करूंगा, इसके अलावा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम R और L का, इसके अलावा हम R और C का बना सकते हैं, और RLC का सीरीज कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ही हमें ज्यादा डिस्कस करने होते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, बट अपना जो चर्चा का विषय है, जो हम लोगों से पूछा जाता है, वो सीरीज के बारे में पूछा जाता है, तो हम उसी की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सीरीज LCR सर्किट की, ठीक है ना। सीरीज LCR सर्किट में क्या होगा, अगर हम देखें L, C और R तीनों को हमें लगाना है सीरीज में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं क्या करूंगा, यहां सबसे पहले एक R चूज कर लेता हूं, फिर मैं C चूज कर लेता हूं, फिर मैं L चूज कर लेता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा R
और ये हो गया मेरा C और ये मेरा हो गया L। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ एक सप्लाई लगा देंगे जैसे कि पहले कर रहे थे। अब यहां हमने इसके साथ क्या लगा दी, एक सप्लाई लगा दी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है सर, इसके पास कुछ XC होगा और इसके पास कुछ XL होगा, और XC और XL की वैल्यू तो अब हम जानते हैं ना अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां से हम लोग सबसे पहले Z निकालना सीखेंगे। Z को बोलते हैं इंपीडेंस, जो इन सबका एक तरीके से सीरीज कनेक्शन से जो रिजल्ट आता है R और L और C का। तो इंपीडेंस का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को याद रखना है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां XC माइनस XL भी लिख सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना इंपीडेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम इसको साइड में लिख सकते हैं भाई, अपना इंपीडेंस का बढ़िया तरीके से ये फॉर्मूला बन गया, इसको अपना साइड में रख लिया। इसके अलावा आप सबसे पहले काम कर लेते हैं, हम इसका एक फेजर बना लेते हैं कि आप मान लो बेटा, अगर सबसे ध्यान से देखो यहां मेरा करंट है, तो करंट और रेजिस्टेंस पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो जहां मेरा पीक करंट होगा उसी डायरेक्शन में मेरा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो मैं बोल सकता हूं भाई मेरा रेजिस्टेंस कुछ यहां है, तो आप लिख सकते हो मेरा रेजिस्टेंस यहां है। और अगर आप ध्यान से देखो, इंडक्टर आपसे 90 डिग्री आगे होता है वोल्टेज में, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से जो कैपेसिटर होता है उसकी वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां मैं XL लिख देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं अपना XC। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखोगे आप कहोगे या तो XL बड़ा होगा या XC बड़ा होगा, बट अभी यहां हम मान लेते हैं कि XL बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। यहां बना सकते हैं R और ऊपर आप लोग बनाते हो XL माइनस XC। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट होता है वो Z होता है। तो आप देख सकते हो यहां से ये जो एंगल होगा ये अल्फा होगा। तो यही हम लोग देख सकते हैं यहां पे जो हमारा Z है ना, वो हमारा R से अल्फा एंगल आगे है। यही चीज सब आप इसकी वोल्टेजेस में भी बना सकते हो। आप बोल सकते हो जो वोल्टेज रेजिस्टेंस पे है वो मैं मैक्सिमम V0R लिख सकता हूं, इंडक्टर पे कुछ लिख सकता हूं V0L, और अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे कितना लिख सकता हूं V0C। और नीचे वाले को फिर हम यहां से मिटा देते हैं, नीचे वाले को यहां से मिटा देते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं V0L माइनस V0C लिख देते हैं। तो जो टोटल वोल्टेज आएगी आपकी वो V0 हो जाएगी और वो अल्फा एंगल आगे आएगी। ठीक है ना, सो आप देख सकते हो जहां मेरा रेजिस्टेंस था वहीं मेरा करंट भी था। रेजिस्टेंस और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं जहां मेरा रेजिस्टेंस था वहीं मेरा टोटल करंट था। तो आप देख सकते हो जो वोल्टेज है वो यहां करंट को लीड कर रही है, क्योंकि आपने XL को XC से बड़ा माना है। आपने माना है कि XL XC से बड़ा है, XL माइनस XC पॉजिटिव माना है, यानी कि आपने XL को XC से बड़ा माना है। अगर आपने उल्टा मान लिया तो क्या होगा, ये ग्राफ नीचे आ जाएगा और वहां मेरा जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करेगा। ठीक है, सो यहां हम लोगों ने इस तरीके से एज्यूम किया हुआ है, इस तरीके से हमने माना हुआ है कि XL माइनस XC हमने पॉजिटिव लिया है। अब हो सकता है XC XL से बड़ा हो, तो आप लोग लिख सकते हो यहां से, अगर XL XC से बड़ा है तो आपका जो करंट है वो पीछे रह जाएगा, करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगी बाय अल्फा। वोल्टेज लीड करेगी पर 90 डिग्री से नहीं करेगी। इस केस में ये क्या करेगी, यहां से जो लीड करेगी वोल्टेज, ये किस एंगल से करेगी, बाय अल्फा। ये एंगल आप याद रख सकते हो, ये अल्फा एंगल से लीड करेगी। तो आप लोग ध्यान से देखो यहां से अल्फा निकालने का तरीका क्या है। अगर आप 10 अल्फा निकालोगे XL माइनस XC बाई R आएगा, तो अल्फा को हम डायरेक्टली लिखते हैं 10 इनवर्स, और मैं यहां मोड में लिखता हूं XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। ठीक है ना, XL माइनस XC डिवाइड बाय Z, नॉट R डिवाइडेड बाय Z, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय Z। तो ये अपना क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको याद रख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला ये हमारा अल्फा का बन जाएगा, XL माइनस XC बाय Z। अब आपको ये पता है अल्फा मैं यहां से निकाल सकता हूं। उल्टा हो गया, अगर XC XL से बड़ा हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आप उल्टा कर देना। फिर आप कहना कि यहां करंट लैग कर रहा था, यहां वोल्टेज लैग करेगी। यहां क्या होगा, करंट लीड करेगा बाय अल्फा, है ना, यहां करंट लीड करेगा बाय अल्फा। पर आप ये मत कहना कि सर अल्फा आपका नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां मॉडुलस लगा रखा है पहले से। ठीक है ना, सो ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी अच्छी तरीके से। इसके अलावा हम लोग यहां क्या कर सकते हैं, यहां अगर आपसे I0 पूछे तो आप लिख सकते हो V0 डिवाइडेड बाई Z। और अगर आपसे बोले I0 को हम ये लिख सकते हैं V0 बाई Z, क्या हम IRMS को भी ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, IRMS को हम लोग यहां से लिख सकते हैं VRMS डिवाइडेड बाई Z। और क्या हम I को V बाई Z लिख सकते हैं? तो दोबारा से हमारा आंसर होगा ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, मैक्सिमम वोल्टेज एट रेजिस्टेंस V0R को क्या लिख सकते हैं यहां, I0 मल्टीप्लाई बाय R। मैक्सिमम वोल्टेज एट कैपेसिटर को लिख सकते हैं I0 मल्टीप्लाई बाय XC। मैक्सिमम वोल्टेज एट इंडक्टर को हम लिख सकते हैं I0 मल्टीप्लाई बाय XL। ठीक है ना,
XC तो आपने ऊपर लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना पड़ेगा, XL। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलास हैं जो सीरीज LCR सर्किट में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, ये डिपेंड करता है। अगर XC बड़ा है तो करंट लीड करेगा, XL बड़ा है तो वोल्टेज लीड करेगी, बट जो लीड होता है वो यहां अल्फा एंगल से होता है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पावर पे। तो जो पावर है उसका क्या फॉर्मूला है, हम पहले इस पे चर्चा करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, पावर जैसे कि हम पहले पढ़ते थे I इंटू वी, यानी कि करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। तो यहां जो इसका फॉर्मूला आता है वो आता है I नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा, या फिर आप इसको सिंपली लिख सकते हो IRMS VRMS मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ अल्फा। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप कॉस अल्फा की बात करो तो आपने देखा था यहां हमारा R था, ऊपर हमारा XL माइनस XC था, और इसका जो रिजल्टेंट था वो Z था, और इसी एंगल को आप अल्फा कहते थे। यहां से जो cos फाई होता है इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, cos फाई हम लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई Z, और इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे अब से, पावर फैक्टर। ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे इसी फॉर्मूले में, अगर हमने देखा ये भी पावर का है, ये एवरेज पावर कहलाती है, आप इसको एवरेज पावर भी कह सकते हो। तो मैं सिर्फ P लिखूंगा, मतलब वो एवरेज पावर के लिए ही है। सो अगर आप ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला आप दोबारा से लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो IRMS, और VRMS को क्या लिख सकते हो, जैसे V इज इक्वल्स टू IR होता है तो आप यहां से लिख सकते हो IRMS इंटू Z, और इसको लिख सकते हो R बाई Z। तो आप देख सकते हो यहां से एक और फॉर्मूला बनता है, वो होता है IRMS स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। ठीक है ना। सो इसलिए IRMS को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिल्कुल DC सर्किट की तरह बिहेव करता है, जस्ट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, Z को भूल जाना है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पावर के होते हैं। और आप ये भी देख सकते हो एवरेज पावर आपकी 0 भी हो सकती है अगर हमारा cos फाई 0 हो जाए। तो आप सोचोगे कि सर ये जो हमारा cos फाई है या फिर cos अल्फा, हमने तो एंगल अल्फा लिया, कई बार फाई कह देता है बट अल्फा एंगल लिया है, ये 0 कब होगा। ये 0 होने की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन अगर मेरा सर्किट प्योर कैपेसिटर हो जाए, अगर मेरा सर्किट क्या हो जाए, प्योर कैपेसिटर, यानी कि मेरा R 0 हो, XL 0 हो, या फिर हमारा सर्किट कैसा हो जाए, प्योर इंडक्टर, या फिर मेरा सर्किट क्या हो जाए, प्योर इंडक्टिव, यानी कि सिर्फ इंडक्टर लगा हो, यानी कि इसमें XC 0 हो और R 0 हो, या फिर मेरे सर्किट में XL इज इक्वल्स टू XC हो जाए, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, जिसको थोड़ी देर में हम चर्चा में लाएंगे। तो रेजोनेंस के केस में भी ऐसा हो जाता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा cos अल्फा क्या हो जाएगा, 0। तो हम देख सकते हैं cos अल्फा इन 3 जगह 0 हो जाएगा, और यहां मेरी जो एवरेज पावर होगी वो हो जाएगी 0। इसके अलावा आप लोगों ने कभी कभी पढ़ा होगा वॉटलेस करंट, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। एक चीज होती है हमारी वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट क्या होता है, हमें वॉटलेस करंट याद रखना है। वॉटलेस करंट को हम हमेशा बोलेंगे I नॉट साइन अल्फा, है ना, नॉट I नॉट। या अगर आप I नॉट लिख रहे हो तो आपको डिवाइडेड बाय √2 लिखना पड़ेगा, या फिर आप इसको बेस्ट लिख सकते हो IRMS साइन अल्फा। ठीक है ना। सो ये मेरा वॉटलेस करंट होता है, मतलब ये करंट का वो कंपोनेंट है जो हम लोगों को कोई एवरेज पावर सर्किट में ना दे। वॉटलेस का मतलब है कोई पावर नहीं। तो ये हमारा पावर का जो भी लेखा जोखा है, आप देख सकते हो इस तरीके से पावर के कोई सवाल आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन सवालों को कर सकते हैं। अगली चीज जो हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस का मतलब ही यही है जब XL और XC बराबर हो जाएं, क्योंकि ऐसे केस में जो मेरा Z है वो मिनिमम हो जाता है। तो मिनिमम Z जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R के लिए, क्योंकि हमें पता है जो Z का फॉर्मूला था वो था √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ऐसी एक फ्रीक्वेंसी ढूंढो जिसपे XL और XC बराबर हो जाए, और ये जो फ्रीक्वेंसी आती है इसको रेजोनेंस ओमेगा R हम लिख देते हैं, ये आती है 1/√LC। अगर आप देखें ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर आप सिंपल फ्रीक्वेंसी पूछोगे तो वो आ जाएगी 1/2π√LC। तो ये हमारी रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस का मतलब है सर्किट में जो हमारा इंपीडेंस है उसको मिनिमम करना। और अगर आप अपने I नॉट की बात करो तो वो होता है V नॉट बाई Z। तो रेजोनेंस के केस में ये मैक्सिमम हो जाता है, जो हमारा पीक करंट है वो कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यहां से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाती है V नॉट डिवाइडेड बाई R। ठीक है ना। सो अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहते हो, अगर आप करंट वर्सेस
अगर आप ओमेगा का ग्राफ बनाते हो तो आप देखते हो कि यहां पे करंट एक फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हो जाता है और इसी फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, 1/√LC होता है। और यहां पे जो करंट होता है वो हमारा I0 मैक्स हो जाता है, जिसकी वैल्यू भी आपने देखा V0/R होती है। इसके अलावा आप लोग इसका भी ग्राफ देख सकते हो, कई बार आ जाता है Z वर्सेस ओमेगा का। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, तो आप देख सकते हो यहां से आपका Z इज इक्वल्स टू R पे, है ना, सॉरी यहां हम ओमेगा की वैल्यू अगर डालेंगे, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे जा रहा हूं, तो मैं देख सकता हूं यहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो जो आपका Z है वो किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर हो जाता है। तो मिनिमम Z आपको मिलता है। तो ये कंडीशन भी आप लोग याद रख सकते हो। तो यहां से जो भी आप लोगों को कंडीशन मिल रही है ये रेजोनेंस की कंडीशन है। ये हमारी जो भी कंडीशन है ये अपनी किसकी कंडीशन है, बोलो, रेजोनेंस की। मिनिमम इंपीडेंस मैक्सिमम करंट की गारंटी होती है रेजोनेंस में। तो सर्किट्स में रेजोनेंस के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। पावर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैंने देखा अल्टरनेटिंग करंट से जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हो, और रेजोनेंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें एलसी ऑसिलेशंस का, तो एलसी ऑसिलेशंस क्या है। तो एलसी ऑसिलेशन में क्या करना है, हमें सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे मेरा इंडक्टर है और कैपेसिटर है, तो इनमें से किसी को पहले आपने चार्ज किया, मान लो कैपेसिटर को चार्ज किया और इंडक्टर के साथ लगा दिया, तो कैपेसिटर ने अपने अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर ली वो हाफ Q0² होगा। Q0 होता है इसका मैक्सिमम चार्ज जो ये अपने ऊपर स्टोर कर लेता है। Q0 को हम बोलते हैं मैक्सिमम चार्ज। और R क्या होता है, मेरा इंडक्टर। तो ये कैपेसिटर अपने ऊपर चार्ज की टर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एनर्जी स्टोर होती है। इसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में होती है। तो ये चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और यहां जो इंडक्टर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। यहां जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है, और इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है वो हो सकती है हाफ LI0²। तो यहां से करंट ऑसिलेट करता है, कभी इसके पास कभी इसके पास। हम करंट से बेटर बोलेंगे चार्ज ऑसिलेट करता है। तो अगर चार्ज ऑसिलेट करता है तो किसी फ्रीक्वेंसी से करेगा, तो चार्ज की जो ऑसिलेशन है वो एक फ्रीक्वेंसी से होती है। तो चार्ज की ऑसिलेशन जो होती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ही होती है, यानी कि 1/√LC। यानी कि आप F को ये भी लिख सकते हो 1/2π√LC। सो यही हमारी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है चार्ज की। ये अपना LC ऑसिलेशन में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट LC ऑसिलेशंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें आप लोगों को और भी याद रखनी है। LC ऑसिलेशन के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें बतानी है, जैसे कि अभी हमने LCR सर्किट में रेजोनेंस वगैरह पढ़ा। रेजोनेंस की शार्पनेस पे भी कभी कभी सवाल आ जाता है कि शार्पनेस कैसे डिफाइन करते हैं, कि रेजोनेंस की शार्पनेस कैसे हम देखते हैं कि कौन सा रेजोनेंस ज्यादा शार्प है ना। तो यहां हम डिस्कस करेंगे। ये अगर हम ध्यान से देखें, ये मेरा करंट है वर्सेस मैं ओमेगा का ग्राफ देख रहा हूं, कुछ इस तरीके से बनता था। तो डिफरेंट डिफरेंट आर पे आपको इसकी शार्पनेस अलग मिलेगी। और जब शार्पनेस की अगर मैं बात करूं, तो शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कैपिटल Q, जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। मतलब कौन सा सर्किट ज्यादा बेटर है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कि कौन ज्यादा शार्प है। जो ज्यादा शार्प है वो अच्छा सर्किट होता है। और यहां से क्वालिटी फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला आप XL डिवाइडेड बाय R या फिर XC डिवाइडेड बाय R कह सकते हो। यानी कि आप इसको बोल सकते हो या तो ω0L/R, या फिर इसको आप बोल सकते हो 1/ω0C डिवाइडेड बाय R। पर ये सिर्फ रेजोनेंस पे ही डिस्कस कर रहे हैं, अगर रेजोनेंस है तभी इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला एक और होता है, आप देखते हो सर्किट में कहां आपकी पावर हाफ हो रही है, जहां आपकी एवरेज पावर हाफ हो जाए वहां का हम करंट नोटिस करते हैं। जहां एवरेज पावर हाफ हो जाए और वहां करंट आपका I0 डिवाइडेड बाय √2 हो जाता है। जहां आपकी पावर हाफ हो जाए वहां करंट I0 डिवाइडेड बाय √2 हो जाता है। वहां से आप इसकी एक विड्थ लेते हो, इसको 2 डेल्टा ओमेगा कहते हो, इसको बैंड विड्थ कहते हैं। तो 2 डेल्टा ओमेगा को आप बोलते हो बैंड विड्थ, है ना। इसका जो नाम है इसको आप बोलते हो अपनी बैंड विड्थ। तो जो अगर हम बैंड विड्थ की अगर बात करें, तो बैंड विड्थ इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि वो बहुत कम हो, नैरो हो। जितनी छोटी होगी बैंड विड्थ उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तो क्वालिटी फैक्टर को ये भी बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ, जो कि आपका
XL डिवाइडेड बाय R या फिर XC डिवाइडेड बाय R के इक्वल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीट हमारा सिलेबस हो जाता है जो हम लोगों से अल्टरनेटिंग करंट में पूछता है। फेवरेबल टॉपिक की अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है आता है वो पावर है। सो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से करके जाओ एंड आई होप ये जितने भी मैंने टॉपिक जितनी भी चीजें आपको जल्दी से डिस्कस कराई हैं इन सारे फॉर्मूलाज को आप एक बार रिकैप जरूर कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से जब एक बार पढ़ेंगे तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जरूर करना है हम लोगों को, उसमें मैं अगर एनालिसिस की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे जो दिखे वो पावर से आते हुए नजर आ रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट्स। सो हम आगे मिलेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हर चैप्टर को हम बहुत जल्दी से खत्म करेंगे, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।